दोस्तों ये है लबासा, जो कि इंडिया की पहली प्री प्लान्ड प्राइवेट सिटी थी। इसका बजट 1.47 लाख करोड़ था। इसमें दुनिया भर की टॉप क्लास फैसिलिटीज को अवेलेबल कराने की प्लानिंग की गई थी और इस सिटी की थीम इटली के पोर्टोफिनो जैसी थी। इसी के साथ इतने ब्यूटीफुल डिजाइन के लिए इसे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ लैंडस्केप आर्किटेक्चर जैसे वर्ल्ड फेमस आर्किटेक्चर अवार्ड से भी नवाजा गया था। इन सब चीज़ों को देखते हुए ऑक्सफोर्ड जैसी फेमस यूनिवर्सिटी ने भी अपने इंस्टीट्यूट को लबासा में खोलने की प्लानिंग की थी। और ये सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि वर्ल्ड की टॉप क्लास स्मार्ट प्राइवेट सिटी में से एक थी, जिसकी वजह से इंडियंस ने अपने जीवन भर की कमाई इस सिटी में इन्वेस्ट किया था। इस सिटी की प्लानिंग इतनी अच्छी थी कि फॉरेनर्स ने भी इस सिटी में अपने अच्छे खासे पैसे इन्वेस्ट किए थे। बट अचानक से लबासा की नैया डूब गई और ये सारे सपने बनकर रह गए। इन्वेस्टर्स के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए और लबासा जिसे कुछ ऐसा दिखना था, आज उसकी हालात कुछ ऐसी हो गई है। आखिरकार लबासा के साथ ऐसा हुआ कैसे? इंडिया का पहला प्राइवेट सिटी बनने का सपना कैसे रह गया? आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है अजीत गुलाबचंद से, जो कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी के एमडी थे। एक बार अजीत गुलाबचंद इटली गए थे। वहां उन्होंने इटली के पोर्टोफिनो सिटी को देखा। अजीत गुलाबचंद को इटली की पोर्टोफिनो बहुत ज़्यादा पसंद आई और उन्होंने इंडिया में भी इटली के पोर्टोफिनो जैसा एक प्राइवेट सिटी बनाने का सपना देखा। अब लंबे टाइम तक प्लानिंग करने के बाद अजीत गुलाबचंद ने पुणे के पास लोकेटेड सह्याद्री माउंटेन को इंडिया का पहला प्राइवेट सिटी बनाने के लिए सेलेक्ट किया और रिसर्च करने के बाद तैयार हुआ लबासा सिटी का डिजाइन। और ये डिजाइन देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत था। इसी के साथ लबासा सिटी को तैयार करने का कॉन्ट्रैक्ट वर्ल्ड की टॉप आर्किटेक्चर कंपनी ओबाटा जैसे बड़े आर्किटेक्चर को दिया गया। इस डिजाइन के अकॉर्डिंग लबासा सिटी के अंदर 5 सब टाउन बनने थे और हर एक सब टाउन के अंदर एक सेपरेट लेक था। हर टाउन की अपनी एक खास बात थी। जैसे एक टाउन कमर्शियल था, दूसरे को रेसिडेंटल, तीसरे को स्पोर्ट्स एक्टिविटी जैसे अम्यूजमेंट पार्क, फोर्थ को आईटी सेक्टर एंड फिफ्थ को शूटिंग फिल्मिंग जैसे चीजों के लिए बनाया गया था। टाइम के साथ साथ लबासा तैयार होता गया। यहाँ पर फुल ऑन मस्ती से बड़ा थीम पार्क से लेकर टूरिस्ट अट्रैक्शन, बड़े बड़े बंगलो, विला अपार्टमेंट, रेसिडेंटल विला बंगलो, ये सब बनाए गए थे। अब जिस तरह से लबासा की ग्रोथ हो रही थी उसे देख के इंडियंस ने अपने लाइफ टाइम की सेविंग को लबासा में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि सारे इन्वेस्टर्स को भरोसा था कि आज नहीं तो कल लबासा सिटी में उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। अब लबासा इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस बन गया, जिसकी वजह से कई फॉरेनर्स ने भी लबासा सिटी में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। लबासा वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग प्रोजेक्ट में से एक था, जिसकी वजह से साल 2008 तक लबासा का फर्स्ट टाउन रेडी हो चुका था। अब लोगों को आइडिया लग चुका था कि लबासा कितना ज़्यादा स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल लगेगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, सपने जितने बड़े होते हैं रुकावट भी उतने ही बड़े होते हैं, और लबासा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। साल 2010 में स्टार्ट होता है लबासा का डाउनफॉल। जैसे कि लबासा प्रोजेक्ट सह्याद्री माउंटेन के पास था। अब इतने बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने के लिए इस माउंटेन में हजारों की संख्या में ट्रीज को काटना पड़ता, जिसकी वजह से इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट ने इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री को एक लेटर लिख के लबासा के अगेंस्ट में कंप्लेन दर्ज किया। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि लबासा जिस जगह पर बन रहा था वो यूनेस्को का पार्ट था, जिसकी वजह से इस एरिया में एक छोटे से ट्री को काटने के लिए भी लबासा प्रोजेक्ट को इनसे परमिशन लेना पड़ता। बट इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए लबासा वालों ने यूनेस्को से कोई भी परमिशन नहीं लिया था। लबासा प्रोजेक्ट वालों ने एक और बड़ी गलती ये कर दी थी कि उन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए महाराष्ट्र की स्टेट गवर्नमेंट से तो परमिशन ले लिया, बट सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना भूल गए। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग अगर हिल स्टेशन पर कोई भी बिल्डिंग सी लेवल से 100 मीटर से कम हाइट पर बनती है तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है।
बट अगर वो बिल्डिंग सी लेवल से 100 मीटर या उससे ज़्यादा हाइट पर बनती है तो इस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेना कंपलसरी है और हिल स्टेशन पर कोई भी बिल्डिंग 5 फ्लोर से ज़्यादा ऊंची नहीं बन सकती। बट कंप्लेंट्स के आने के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने लवासा प्रोजेक्ट का सर्वे किया तो ये सब कुछ उल्टा निकला। लवासा वालों ने कहा था कि लवासा की बिल्डिंग सी लेवल से 100 मीटर से कम हाइट पर है, बट रिसर्च में ये पता चला कि लवासा की बिल्डिंग सी लेवल से 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई पर है और लवासा की बिल्डिंग 5 फ्लोर से भी ज़्यादा बड़ी है, जिसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने लवासा प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दिया और इन सभी इलीगल कंस्ट्रक्शन का जवाब मांगा। टाइम के साथ साथ लवासा प्रोजेक्ट के काले चिट्ठे खुलते गए क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा प्रोजेक्ट को स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी का दर्जा दिया था और गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग ये दर्जा सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को ही मिल सकता है और लवासा तो पूरी तरह से एक प्राइवेट प्रोजेक्ट था, तो इसको ये दर्जा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किस बिहाफ पर दिया था। इसी के साथ साथ कुछ लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट पर यह भी एलिगेंस लगाए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लवासा को ये जमीन बहुत ही सस्ते दामों पर दिया है और रिसर्च से ये भी पता चला कि लवासा की प्रॉपर्टी जिस किसान या लोगों से खरीदी गई थी उन्हें टाइम पर पैसे भी नहीं दिए गए थे। एंड आई नो अब आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि लवासा प्रोजेक्ट से महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इतना लगाव क्यों था। अब इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें एक चीज़ तो जरूर समझ आ रहा है कि लवासा ये इलीगल काम बिना किसी गवर्नमेंट सपोर्ट के नहीं कर सकती थी। सो कुछ आर्टिकल से मुझे ये पता चलता है कि उस टाइम के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का लवासा प्रोजेक्ट के साथ कुछ कनेक्शन था। अजीत पवार शरद पवार के भांजे थे और शरद पवार का उस टाइम में महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में एक बड़ा नाम था। कहानी कुछ इस टाइप की है कि शरद पवार की डॉटर सुप्रिया सुले एंड उनके दामाद सदानंद सुले यशोमाला फाइनेंस कंपनी के एक बड़े स्टेक होल्डर थे और कुछ रिपोर्ट से ये पता चलता है कि यशोमाला फाइनेंस कंपनी ने लवासा प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट किए थे और अब जब प्रोजेक्ट की बात आई तो यशोमाला एंड लवासा दोनों आपस में मर्ज हो गई एंड लवासा प्रोजेक्ट को कंटिन्यू किया गया, जिसकी वजह से अजीत पवार की डॉटर सुप्रिया सुले के पास लवासा प्रोजेक्ट में मोर देन 20% की ओनरशिप आ गई। अब डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली, लेकिन पवार फैमिली का इनरोलमेंट लवासा प्रोजेक्ट में था और यही रीजन है कि इनलीगल तरीके से और बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के लवासा प्रोजेक्ट यहाँ तक पहुँच पाया। अब लवासा पर लगे आरोपों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी। हर दिन का उगता हुआ सूरज लवासा के लिए अंधेरा लेके आ रहा था। अब इन सब आरोपों को देखते हुए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट जो यहाँ आने की बात कर रही थी जैसे ऑक्सफोर्ड एंड मैनचेस्टर, इन सभी ने अपने आप को लवासा प्रोजेक्ट से अलग कर लिया। अब लवासा की पेरेंट कंपनी यानी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी भी 4000 करोड़ के लॉस में चली गई। इन सभी रीजन की वजह से इंडिया का पहला प्राइवेट सिटी बनने का सपना बन के रह गया और इन्वेस्टर्स के भी लाखों करोड़ों रुपए यहाँ पर डूब गए। आप इसके बारे में क्या सोचते हो? क्या कोई ऐसी कंपनी है जो लवासा के लॉन्च को पे करके इस प्रोजेक्ट को दोबारा से स्टार्ट कर सके? क्या ओपिनियन है आपका इसके बारे में? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर जरूर करना। मिलते हैं कुछ टाइम बाद एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।